हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रेकपीडिया के एक नई वीडियो में। आज हम लोग बिहार पुलिस 2023 की तैयारी के लिए मिक्स्ड जीके जीएस के क्वेश्चन लेने वाले हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। कैसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं और ये सभी प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न है, भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी कौन है? ए सचिन तेंदुलकर, बी प्रकाश पादुकोण, सी सुनील गावस्कर, डी सानिया मिर्जा। तो याद रखिएगा ये सचिन तेंदुलकर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धान की खेती के लिए ठीक जलवायु है, मतलब अच्छी जलवायु है। ऑप्शन में मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, बिहार। देखिए अगर इन चारों राज्यों में बात की जाए तो बिहार में, ठीक है, बिहार में धान की खेती अच्छी खेती होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस युग में मानव भोजन इकट्ठा करने की अवस्था से भोजन उत्पादन करने की अवस्था में पहुंच गया? ए पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण, ताम्र पाषाणी। तो आपको पता होगा नव पाषाण काल में जो मानव था वो भोजन उत्पादन करने लगा था, अर्थात खेती बाड़ी यहाँ पे शुरू हो चुकी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के उपकरण व हथियार मुख्यतः किसके बने थे? केवल पत्थरों के, पत्थर व तांबा के, तांबा कांस्य व लोहा के, तांबा कांस्य व टीन के। तो ये हो जाएगा पत्थर व तांबा के। देखिए हड़प्पा सभ्यता का कालखंड क्या था, ये भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो याद रखिएगा 7500 से 1750 BC। ठीक है, ये एग्जाम में बराबर आता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। हड़प्पा सभ्यता के लोग, याद रखिएगा और एक चीज़ कि लोहे से परिचित नहीं थे, लोहे से परिचित नहीं थे कभी भी ये लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हजारों झीलों की भूमि कहलाने वाला देश है? फिनलैंड, फिलीपींस, नॉर्वे, कनाडा। तो ये फिनलैंड हो जाएगा। देखिए फिनलैंड के बारे में जान लीजिए, अभी हाल ही में ये 2023 में नाटो का सदस्य बना है, नाटो का सदस्य बना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रह्मपुत्रा नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? ए मेघना, बी पद्मा, सी कर्णाफुली, डी जमुना। तो देखिए ब्रह्मपुत्रा नदी को बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा ये बांग्लादेश में। अगर चीन में बात की जाए कि चीन में क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा इसे तसांगपो कहा जाता है। चीन में तसांगपो कहा जाता है। कहाँ पे? तो ये चीन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी आयु होना चाहिए? देखिए इसका आंसर ऐसे आमतौर पे आप मारिएगा तो 25 मार सकते हैं, 25 वर्ष, क्योंकि भारत में जो प्रधानमंत्री होते हैं उनके लिए कोई भी अलग से कितनी आयु होनी चाहिए ऐसा संविधान में कहीं वर्णित नहीं किया गया है। लेकिन प्रधानमंत्री कौन बनता है? या तो लोकसभा का सदस्य या तो राज्यसभा का। तो देखिए अगर लोकसभा का सदस्य बनेगा तो उसकी आयु होगी, क्योंकि लोकसभा के सदस्य की बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है। और अगर राज्यसभा से, जैसे मनमोहन सिंह बने थे राज्यसभा से, तो मिनिमम आयु तब होगी 30 वर्ष। ठीक है, लेकिन आमतौर पर लोकसभा का सदस्य ही प्रधानमंत्री बनता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर मार सकते हैं 25 वर्ष। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और आर्टिकल 75 में प्रधानमंत्री से जुड़ा आर्टिकल कौन सा है? 75, जहाँ पे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं, जो भी संसद में बहुमत दल का नेता होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस गुप्त वंशीय राजा ने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? ए कुमारगुप्त, बी समुद्रगुप्त, सी स्कंदगुप्त, डी चंद्रगुप्त द्वितीय। तो याद रखिएगा ये हो जाएगा सी स्कंदगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का मानक समय रेखा किस शहर से होकर गुजरती है? ए जयपुर से, बी कोलकाता से, सी अहमदाबाद से, डी इलाहाबाद से। तो याद रखिएगा ये इलाहाबाद से। इलाहाबाद में ही एक जगह है नैनी, तो ये इलाहाबाद के नैनी जगह से होकर के गुजरती है। इलाहाबाद का वर्तमान में नया नाम अब क्या कर दिया गया है? प्रयागराज। नया नाम बदल के क्या कर दिया गया है? प्रयागराज। ये जो मानक समय रेखा है, अगर इसकी बात की जाए ये कितनी डिग्री होती है, तो ये 8250 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा होती है। पूर्वी देशांतर रेखा होती है, जो कितने राज्यों से होकर गुजरती है भारत के? तो भारत के 5 राज्य से होकर गुजरती है। अगर आपको जानना है कि ये कौन कौन से राज्य हैं, तो एक तो यूपी, ठीक है, यूपी के बाद एमपी, एमपी के बाद छत्तीसगढ़। ठीक है, तो ये सभी आपको ध्यान रखना है, बराबर एग्जाम में पूछा जाता है। उड़ीसा, उड़ीसा के बाद
आंध्र प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आधारित है? देखिए ये तत्कालीन डेटा के अनुसार 58% लोग कृषि पर आधारित है और सबसे कम जीडीपी जबकि यहीं से आता है। निम्न राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश कौन सा है? ए पल्लव वंश, बी वेंगी चालुक्य वंश, सी चोल वंश, डी संगम वंश। देखिए इन सभी में अगर बात की जाए सबसे पुराना तो याद रखिएगा ये पल्लव वंश है जो सबसे पुराना इन सभी में वंश है। कितने समय पहले इसकी स्थापना हुई थी तो याद रखिएगा 575 ईस्वी में। किसके द्वारा? सिंह विष्णु के द्वारा। देखिए वेंगी का जो चालुक्य वंश अलग अलग समय पे अलग अलग जगह मशहूर हुआ और प्रचलित हुआ और उदय हुआ, ठीक है। लेकिन जो वेंगी का चालुक्य वंश था ये 615 ईस्वी में, ठीक है। ये कब आया था? 615 ईस्वी में स्थापना की गई थी इसके। किसके द्वारा? विष्णु वर्धन के द्वारा। बात की जाए चोल वंश की, हाल ही में एक चोल वंश पे एक फिल्म भी आई हुई थी PS1 और PS2, ठीक है। फिल्म ऐसे फिल्में देखा कीजिए, इससे आपका जनरल नॉलेज बढ़ेगा। देखिए जो चोल वंश की बात की जाए, अगर इसकी स्थापना कब हुई थी तो ये 850 ईस्वी में। किसके द्वारा किया गया था? तो विजयालय नाम था, ठीक है, विजयालय। संगम वंश की स्थापना किसने की थी? तो 1336 ईस्वी में। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है संगम वंश, क्यों बता रहे हैं। देखिए इसकी स्थापना की थी दो भाइयों ने मिलकर के, हरिहर और बुक्का ने। हरिहर और बुक्का ने किस नदी के तट पर? तो आंध्र प्रदेश का जो कुर्नूल क्षेत्र था ना, आंध्र प्रदेश का कुर्नूल क्षेत्र, वहीं पर वो मुख्य जगह था क्योंकि तुंगभद्रा नदी के तट पर से ही इन्होंने शुरुआत की थी। तुंगभद्रा नदी के तट पर। देखिए अभी यहीं पर भारत का सबसे ऊंचा, ठीक है, राम प्रतिमा का, भगवान राम की प्रतिमा का 108 फीट 108 फीट राम जी के प्रतिमा का आधारशिला किसने रखा था? अमित शाह जी ने, डिजिटल माध्यम से, अमित शाह जी के द्वारा, ठीक है। इसलिए ये भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए। डेली करंट अफेयर्स क्लास चलता है, आप जरूर पढ़ा कीजिए, वहाँ पे मैं हिस्ट्री सब कुछ रिलेट करके पढ़ाता हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? सरदार पटेल, सी राजगोपालाचारी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू। देखिए सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा गया था। कहाँ से कहा गया था? तो याद रखिएगा ये सिंगापुर के रेडियो से, सिंगापुर के रेडियो संदेश में, सिंगापुर रेडियो संदेश में, ठीक है, इन्हें कहा गया था। तारीख था 4 जून 1944। 4 जून 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहली बार सिंगापुर रेडियो संदेश से जो भारत के लिए संदेश भेजा था, उसमें उन्होंने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कह करके संबोधित किया था। ये आपको ध्यान रखना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वित्तीय उत्तरदायित्व अधिनियम का उद्देश्य अधिनियम के अनुसार होना चाहिए सरकारी ऋणता को नियंत्रित करना, नगर स्थानीय निकायों को उधारी करने की अनुमति देना, राज्य सरकारों को केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन के प्रति उत्तरदायी बनाया, निधियों के समुचित उपयोग संबंधी उत्तरदायित्व का निर्धारण। देखिए आंसर हो जाएगा सी, राज्य सरकारों को केंद्र की योजनाओं के क्रियान्वयन के प्रति उत्तरदायी बनाना। हालांकि यह ठीक से आजकल हो नहीं पाता है, सब जगह राज्य और केंद्र में दिक्कत ही चल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1947 में देश विभाजन पर सहमति का मुख्य कारण क्या था? दो देशों का सिद्धांत तब उनके लिए स्वीकार था। यह ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपा गया था। वे बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगे रोकना चाहते थे। ऐसा नहीं करने पर अंग्रेजों से आज़ादी नहीं मिल पाती। तो देखिए इसका सही आंसर होगा सी, वे बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगे रोकना चाहते थे। देखिए हुआ क्या था, 16 अगस्त 1946 को जब पहले भारत को आज़ादी नहीं मिली, तो उसके बाद क्या हुआ, मुस्लिम लीग के द्वारा 16 अगस्त 1946 को क्या हुआ, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया। प्रत्यक्ष
कार्रवाई दिवस मनाया गया? किसके द्वारा? मुस्लिम लीग के द्वारा। मुस्लिम लीग के द्वारा। इसके बाद क्या हुआ? पूरे देश भर में दंगे फैल गए, ठीक है, जिसकी वजह से 1947 में भारत को दो देशों के सिद्धांत को मानना पड़ गया, विभाजन करना पड़ गया। ये मुख्य कारण था जिसकी वजह से सभी लोग मान गए थे, गांधी जी वगैरह सब कोई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? ए रावी, बी सतलज, सी झेलम, डी चेनाब। याद रखिएगा ये झेलम नदी के किनारे है। देखिए सतलज नदी की बात की जाए तो सतलज नदी के किनारे में फिरोजपुर है। सतलज नदी के किनारे कौन है? फिरोजपुर है। आपको लुधियाना भी यहीं पे है, लुधियाना भी है, लुधियाना शहर भी। उसके बाद बात की जाए चेनाब, ठीक है, चेनाब, सतलज और कौन सा है? रावी नदी। देखिए रावी नदी के किनारे में लाहौर शहर बसा हुआ है, पाकिस्तान का जो लाहौर शहर है, तो ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोमपेंस कहाँ के आदिवासी लोग हैं? अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादरा। तो ये अंडमान के है। ऐसे एग्जाम में आपको अंडमान निकोबार एक ही साथ ऑप्शन दिखेगा, ये ज़्यादा क्लोज हो गया। अंडमान अलग दिया हुआ है, निकोबार अलग दिया हुआ, हालांकि ये अलग अलग जगह है, लेकिन आपको एक ही साथ आएगा एग्जाम में आएगा तो। चलिए अंडमान में है ये, ठीक है। यहाँ पे और भी प्रजाति है, एक तो है यहाँ पे, याद रखिएगा ये सभी प्रजाति अब विलुप्त होने की कगार पे है। सेंटीनेलीज है एक, सेंटीनेलीज है, फिर ओंग है आपको, जरावा है, ठीक है, और सोमपेन है। सोमपेन का ऐसे स्पेलिंग ये होता है, ऊपर में गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, सोमपेन है। ये सभी लगभग 100-200 की संख्या है, मात्र बचे हुए हैं, विलुप्त होने की कगार पे हैं ये सब। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नियाग्रा जलप्रपात किसकी सीमा पर स्थित है? ए स्विट्जरलैंड एवं जर्मनी, बी यूएसए कनाडा, सी फ्रांस इटली, डेनमार्क स्वीडन। देखिए यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पर है, ठीक है। नियाग्रा जलप्रपात यूएसए और कनाडा की सीमा पर है। साथ ही साथ याद रखिएगा अगर विश्व के सबसे बड़े जलप्रपात की बात हो जाए, सबसे बड़े जलप्रपात, तो कौन सा जलप्रपात हो जाएगा? एंजिल जलप्रपात। एंजिल जलप्रपात कहाँ है ये, किस कंट्री में? तो याद रखिएगा वेनेजुएला में है, वेनेजुएला में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ कराया था? कनिष्क, अशोक, हर्ष, चंद्रगुप्त। देखिए ये महान शासक थे कनिष्क, किस वंश के थे? तो ये कुषाण शासक थे, कुषाण वंश के। देखिए इनका साम्राज्य तो था चीन के सीमा तक भी था, मध्य एशिया के कई स्थान तक था, ठीक है, तो बहुत ही शक्तिशाली शासक थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से ऐसी कौन सी आपात स्थिति है जिसकी घोषणा अभी तक भारत में नहीं हुई है? आंतरिक अशांति के कारण उत्पन्न आंतरिक आपात स्थिति, बाहरी खतरों के कारण उत्पन्न बाहरी आपात स्थिति, सी राज्यों में संवैधानिक व्यवस्था भंग होने के कारण उत्पन्न राजकीय आपात स्थिति, डी वित्तीय आपात स्थिति। देखिए जो वित्तीय आपात स्थिति है ये अभी तक भारत में लागू नहीं हुआ है, भगवान ना करे कभी हो। वित्तीय आपात स्थिति मतलब होता है जब देश के पास पैसा नहीं है देश को चलाने के लिए, जैसे अभी श्रीलंका के हालात हैं, पाकिस्तान के हालात है, तो हो सकता है कभी भी वहाँ पे वित्तीय आपात की घोषणा कर दी जाए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान, ये किस आर्टिकल में है? तो याद रखिएगा ये है आर्टिकल 360 में। और कौन कौन से आपातकाल होते हैं? तो देखिए आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल, ये अब तक 3 बार लगाया जा चुका है, ठीक है। एक तो 1962 में, उसके बाद 1971 में, ठीक है, चीन पाकिस्तान से जो युद्ध हुआ था तो उस समय बाहरी खतरों की वजह से इसे लगाया गया था, ठीक है। इसके साथ साथ 1977 में, 1977 नहीं माफ़ कीजिएगा 1975 में, इस समय क्या हुआ था? आंतरिक अशांति के आधार पर इंदिरा गांधी का समय जो था, इमरजेंसी, जो अक्सर देश में चर्चा का विषय होता है राजनीतिक नेताओं के लिए, ठीक है, तो 1975 में भी इमरजेंसी लगा था आंतरिक अशांति के आधार पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष को सामान्य परिस्थितियों में मत देने का अधिकार है, केवल टाई पड़ने पर मत देने का अधिकार है, सदन के अन्य सदस्यों की भांति मत देने का अधिकार है, सदन के सत्र में केवल एक बार मत देने का अधिकार है।
तो देखिए लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उन्हें सिर्फ निर्णायक मत देने का अधिकार होता है, उन्हें सिर्फ निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। और ये किस आर्टिकल में है, तो ये आर्टिकल है, अनुच्छेद है 100, ठीक है। आर्टिकल 100 के अनुसार लोकसभा के अध्यक्ष स्पीकर सिर्फ निर्णायक मत दे सकते। निर्णायक मत का मतलब होता है यदि कोई बिल आया, किसी भी तरह का विधेयक है, कोई वोटिंग कराना है, उस पर यदि टाई की स्थिति हो जाती है, अर्थात दोनों तरफ 50-50 वोट बराबर हो जाते हैं, 50%, तो फिर क्या होगा, लोकसभा के अध्यक्ष अपना वोट देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल टाई पड़ने पर मत देने का अधिकार है। बाकी समय वो मत दे के करेंगे भी क्या, कोई मतलब भी नहीं बनता है। अब अगर मान लीजिए 100 पक्ष में पड़ा, अब 89 विपक्ष में पड़ा, तो एक अब वो किधर भी दे देंगे, उससे क्या ही फर्क पड़ जाएगा। तो इसलिए ज़्यादा सही है, उनकी गरिमा भी बनी रहती है उस वोट से, ठीक है, कि उन्हें सिर्फ निर्णायक मत देने का अधिकार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। NSSO का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल सिविल सर्विस संगठन, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, नेशनल सोशल सर्विस संगठन, नेशनल स्टेटिस्टिकल सर्वे संगठन। देखिए इसका आंसर हो जाएगा बी, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व धरोहर स्थल में शामिल राजस्थान के जयपुर क्षेत्र का कौन सा किला अपने कलात्मक हिंदू शैली के तत्वों के लिए जाना जाता है? ग्वालियर का किला, अंबर का किला, चित्तौड़गढ़ का किला, मेहरानगढ़ का किला। तो ये हो जाएगा बी, अंबर का किला, ठीक है। अंबर का किला ये अपने हिंदू शैली के तत्वों के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कार्यकारिणी निम्न में से किसके प्रति प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी होती है? राष्ट्रपति के प्रति, न्यायपालिका के प्रति, जनता के प्रति, विधानमंडल के प्रति। तो ये देखिए हो जाएगा आंसर विधानमंडल के प्रति। देखिए भारत में जो कार्यपालिका है वो विधायिका के अंदर काम करती है, ठीक है, वो विधायिका के प्रति जवाबदेही होती है, इसलिए जो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विधानमंडल के प्रति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन। भारत का राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा भाग किस सेक्टर से प्राप्त होता है? तो ध्यान रखिएगा ये तृतीयक सेक्टर से, यहाँ पे सबसे कम लोग काम करते हैं और सबसे ज़्यादा आय जो होता है वो इसी सेक्टर से आता है, ठीक है, सबसे बड़ा भाग। साथ ही साथ याद रखिएगा इसके बाद कौन है, तो इसके बाद दूसरे नंबर पे है द्वितीयक सेक्टर, और प्राथमिक सेक्टर जो है ये तीसरे नंबर पर भारत का राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा भाग है। आज के लिए इतना ही। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।